मनोज कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। 50 साल की उम्र हो गए थे, सफ़ेद दाढ़ी हो गई थी उस पर भी। बीमारी के बाद की कमज़ोर हालत, यह सब देखकर घर के लोगों ने मनोज के बेटी की शादी कर देने की सलाह दे दी। कहते थे कि अपने जीते जी लड़की की शादी कर दो तो सही रहता है। मनोज ने अपने छोटे भाई से कहकर अपनी लड़की के लिए एक लड़का दिखवा लिया। मनोज की लड़की रीति 15 साल की थी। दिन भर एक छोटी सी फ्रॉक पहने सहेलियों के साथ घूमती रहती, गोटी खेलती, गांव के बाहर लगे आम के पेड़ पर चढ़कर खेल भी खेलती। जैसे ही रीति की शादी के लिए लड़का मिला, वैसे ही उसका घर से निकलना कम कर दिया गया। अब रीति घर पर ही रहती थी। मोहल्ले की लड़कियां उसके पास आती तो थी, लेकिन पहले जैसा माहौल नहीं था। रीति की शादी की खबर जब उन लड़कियों को लगी तो रीति को देखने का उनका नजरिया ही बदल गया। मनोज ने फटाफट रीति की शादी उस लड़के से तय कर दी। मनोज की बाकी हालत तो ठीक नहीं थी, लेकिन जितना भी कर सकते थे करने में लग गए। शादी की तारीख आई, लड़के वाले बारात लेकर मनोज के घर आ गए। लड़का रीति से बड़ा था, वह 20-22 साल का था। रीति को इन बातें से ज़्यादा मतलब तो नहीं था, लेकिन इन वक्त उसे अपना घर छोड़कर जाना कतई अच्छा नहीं लग रहा था। शादी के बाद रीति अपनी ससुराल चली गई, लेकिन रोते हुए रीति की शादी के कुछ दिन बाद ही मनोज की बीमारी ठीक होने लगी। फिर कुछ ही दिनों में वे पूरी तरह से ठीक भी हो गए, मानो उस मासूमी रीति की शादी करने के लिए ही वे बीमार पड़े थे। उधर रीति ससुराल पहुंची तो देखा कि वहां घर जैसा कुछ भी नहीं था। न साथ खेलने के लिए सहेलियां थी और न ही अपने घर जैसा प्यार करने वाला कोई। रीति की सास दिन भर मुंह ऐंठे रहती थी, ऐसे देखती कि रीति को बिना अपराध किए ही अपराधी होने का एहसास होने लगता। जिस दिन रीति अपने घर से विदा होकर ससुराल पहुंची, उसके दूसरे दिन से ही उससे घर के सारे काम कराए जाने लगे। रीति को चाय बनाना तो आता था, लेकिन सब्जी छोलना, गोल गोल रोटी बनाना नहीं आता था। जब ये बातें उसकी सास को पता चली तो वह रीति को खरी खोटी सुनाने लगी। बहू, तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया, न तो दहेज दिया और न ही ढंग की लड़की। कम से कम लड़की ही ऐसी होती कि खाना तो बना लेती। रीति चुपचाप सास की खरी खोटी सुनती रहती और जब भी अकेली होती तो घर और माँ की याद करके खूब रोती। दिन भर घर के कामों में लगे रहना और सास भी जानबूझकर उससे ज़्यादा काम कराती थी। बेचारी रीति जो सास कहती वही करती। शाम को पति के हाथों का खिलौना बन जाती। वह तो ठीक से 2 मीठी बातें भी उससे नहीं करता था। दिन भर यार दोस्तों के साथ घूमता और रात को ही घर पर आता, खाना खाता और रीति को बेहाल कर चैन से सो जाता। एक दिन रीति का बहुत मन हुआ कि घर जाकर अपने माँ बाप से मिल ले। माँ से तो लिपट कर रोने का मन करता था। मौका देखकर रीति अपनी सास से बोली, माताजी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, मुझे घर की याद आती है। सास तेज आवाज में बोली, घर जाएगी तो यहाँ क्या जंगल में रह रही है? यहाँ कौन सा तुझ पर आरा चल रहा है? घर के बच्चों से ज़्यादा तेरी खातिर होती है यहाँ, फिर भी तू इसे अपना घर नहीं समझती। घबरा कर रह गई, लेकिन घर की याद अब और ज़्यादा आ रही थी। दिन यूं ही गुजर रहे थे कि एक दिन मनोज रीति की ससुराल आ पहुँचे। अपने पिता को देख रीति जी उठी
थी भरे घर में अपने पिता से लिपट गई और खूब से सिक कर रोई। मनोज का दिल भी पत्थर से मोम हो गया। वह खुद रोए तो नहीं, लेकिन आंखें कई बार भीग गई। उसी दिन शाम को वह रीति को अपने साथ ले आए। घर आकर रीति फिर उसी मन भावना तिलिस्म में खो गई। वही गलियां, वही रास्ता, वैसे ही घर, वही आबो हवा, वैसी ही खुशबू। इतने में माँ सामने आ गई। रीति की हिचकी बंध गई। दोनों माँ बेटी लिपट कर खूब रोई। घर में आई रीति ने माँ को ससुराल की सारी हालत बता दी और बोली, माँ मैं वहाँ नहीं जाना चाहती, मुझे अब तेरे ही पास रहना है। माँ रीति को समझाते हुए बोली, बेटी अब तेरी शादी हो चुकी है, तेरा घर अब वही है। हम चाह कर भी तुझे इस घर में नहीं रख सकते हैं। हर लड़की को एक ना एक दिन अपनी ससुराल जाना ही होता है। मैं इस घर आई और तू उस घर में गई। इसी तरह अगर तेरी लड़की हुई तो वह भी किसी और के घर जाएगी। इस तरह तो कोई हमेशा अपने घर नहीं रुक सकता। रीति चुप हो गई। माँ से अब और क्या कहती थी? जो सास कहती थी वही माँ भी कहती है। रात को रीति नींद भर सोई। दूसरी सुबह उठी तो साथ ही की लड़कियां घर आ पहुंची। अभी तक सबकी सब कुंवारी थी, जबकि रीति शादीशुदा थी। वह सब सलवार सूट पहने घूम रही थी, जबकि रीति साड़ी पहने हुए थी। आज रीति सारी सहेलियों से खुद को अलग रह पाती थी। उसने बात करने और मिलने में उसे शर्म आती थी। मन करता था कि घर से उठकर कहीं दूर भाग जाए, जिससे न तो ससुराल जाना पड़े और ना ही किसी से शर्म आए। सुबह के 10 बजने को थे। रीति ने घर में रखा पुराना सलवार सूट पहना, जिसे वह शादी से पहले पहना करती थी, और माँ के पास जाकर बड़े प्यार से बोली, माँ तुम कहो तो मैं थोड़ी देर बाद घूम आऊं। रीति बोली, हाँ बेटी घूम आ, लेकिन जल्दी घर आ जाना, अब तू छोटी बच्ची नहीं है। रीति मुस्कुराते हुए घर से निकल गई। उसकी नज़र गांव के बाहर लगे आम के पेड़ के पास गई। मन खिल उठा। लगा जैसे वह पेड़ उसका अपना है। कदम बर बस ही गांव से बाहर की ओर बढ़ गए। हवा के हल्के झोंके और खेतों पेड़ों का सूनापन, चारों तरफ शांत सा माहौल और बेचैन मन मानो फिर से लौट पड़ा हो। रीति का बचपन हवा में पैर फेंकती सीधी आम के पेड़ के नीचे जा पहुंची। या वही आम का पेड़ था जिसके ऊपर चढ़कर गिल्ली फेंकने वाले खेल खेले जाते थे, जहां सहेलियों के साथ बचपन के सुख भरे दिन गुजारे थे। रीति दौड़कर आम के पेड़ से लिपट गई। उस मौन खड़े पेड़ से रो रो कर अपने दिल का हाल कह दिया। पेड़ भी जैसे उसका साथी था। उसने रीति के मन को बहुत तसल्ली दी। थोड़ी देर तक रीति पेड़ से लिपटी बचपन के दिनों को याद करती रही। बचपन तो अब भी था, लेकिन कोई उसे छोटी लड़की मानने को तैयार न था। सब कहते कि वह बड़ी हो गई है, लेकिन खुद रीति और उसका दिल नहीं मानता था कि वह इतनी बड़ी हो गई है कि घर से बाहर किसी और के साथ रहने लगे, बड़ी औरतों की तरह काम करने लगे, सास की खरी खोटी सुनने लगे। रीति बैठी सोचती रही। मन में गुब्बार की आंधी चलती थी। फिर न जाने क्या सोच कर अपना दुपट्टा उतारा और आम के पेड़ पर चढ़कर छोर को उसकी डाली से कसकर बांध दिया।
फिर आम के पेड़ से उतरकर दूसरा छोर अपने गले में बांध लिया। अभी तक रीति ठीक ठाक थी, खड़ी खड़ी। थोड़ी देर तक वह अपने गांव को देखती रही, फिर एकदम से पैरों को हवा में उठा लिया। शरीर का सारा भार गले में पड़े दुपट्टे पर आ गया। दुपट्टा गले को कसता चला गया। आंखें बाहर निकली पड़ी थी, मुंह लाल पड़ गया था। थोड़ी ही देर में रीति की मौत हो गई। अब उसे ससुराल नहीं जाना था और ना ही कोई परेशानी सहनी थी। कांटों पर चल रही मासूमी सी जिंदगी का अंत हो गया था। जिस बच्ची के खेलने की उम्र थी, उस उम्र में उसे ना जाने क्या क्या देखना पड़ा था। उसकी दिमागी हालत का अंदाज़ा सिर्फ वही लगा सकती थी। एक भी ऐसा शख्स नहीं था जो उस आबोध बच्ची को समझाता, लेकिन आज सब खत्म हो गया था। उसकी सारी समस्याएं और उसकी ज़िंदगी।